मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के पिछले जो क्लास हुए हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ जिनको पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट में ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो क्लास हुई थी उनमें एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने सॉल्व किया होगा, उसका सलूशन देखते हैं, फिर आगे इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 था जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 70 सवाल दे रखा है, ए ने बी को कुछ धन 60% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया तथा बी उस राशि को सी को 23/2% वार्षिक दर पर दे दिया। यदि 6 वर्ष के बाद बी को 81 रुपये का लाभ हुआ तो उसने कितनी राशि ए से कर्ज ली थी। ठीक है, चलिए सवाल ये बनता है कि ए ने बी को कोई धनराशि दी और बी ने वही धनराशि सी को दे दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो टाइम था वो भी कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। यहाँ पर भी जो टाइम था वो कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। इन्होंने जो रेट रखा था वो 7% का रखा था और इन्होंने जो रेट रखा वो रखा 23/2% का। ठीक है, 23/2%। ठीक, चलिए अब आपसे ये पूछ रहा है कि बी को जो लाभ होता है, जो बी का लाभ दे रखा है वो 81 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो बी के लाभ से मतलब क्या है? बी के लाभ से मतलब ये है कि बी ने सी से जितना पैसा प्राप्त किया होगा और बी ने ए को जितना पैसा 6 साल बाद दिया होगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है? लाभ है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई धन कहीं से उधार लिया है किसी रेट पर और फिर उसी धन को आप किसी अन्य को उधार पर दे देते हैं, तो यहाँ पर दो बातें होंगी कि आपने जिसे उधार पर दिया है आप उससे धन प्राप्त करेंगे और जिससे आप उधार लेकर आए हैं कुछ समय बाद आप उसे वापस करेंगे। अब कहीं से प्राप्त करना और कहीं पर देना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को लाभ कहते हैं। अगर आपने 10 रुपये कहीं से उधार लिया है और कहीं से आप 10 रुपये प्राप्त करते हैं तो आपका लाभ होगा 0। अगर आपने कहीं पर 10 रुपये उधार लिया है और किसी को 15 रुपये आपने उधार दिया है तो इस हिसाब से 15 रुपये आपको प्राप्त होगा जबकि 10 रुपये आप किसी अन्य को देंगे। तो उस बीच में उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 और 10 का डिफरेंस 5 रुपये और यही 5 रुपये आपका क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो 6 वर्ष के बाद जो लाभ इसका दिखता है वो लाभ कितना है? 81 रुपये। ठीक है, 81 रुपये। ये कितने साल का है? 6 वर्ष का। यहाँ पर 1 वर्ष का भी लाभ निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्लास में हमने किया है, लेकिन 1 वर्ष का लाभ निकालने में दिक्कत ये है कि ये 81 जो है 6 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से 1 साल निकालने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर मैं 6 साल की बात करूँ तो ये 6 साल में कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42%। और अगर इसका 6 साल में देखा जाए, इसका 6 साल में, तो इसका 6 साल में हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69%। ठीक है, ये इनका सिंपल इंटरेस्ट है और ये इनका सिंपल इंटरेस्ट है। अब मूलधन दोनों जगहों पर बराबर होगा तो मूलधन से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखें 42 और 69 का तो डिफरेंस आएगा 27%। अगर इनके बीच का डिफरेंस आप देखें 69 और 42 का तो 27%। और ये 27% की वैल्यू कितनी है? 81। तो अब आप बोलेंगे 81, तो 1 यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये।
तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मूलधन निकालना था और मूलधन कितना हो जाएगा 100% यानी 300 रुपये। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था उसका सलूशन है। चलिए अगले प्रश्न पे है 71। क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर, पढ़ते हैं। एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए दिया गया 10% वार्षिक दर पर, तो मिश्र धन 400 रुपये एवं 4% वार्षिक दर पर मिश्र धन 200 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने एक कोई अमाउंट है P, उसको आपने किसी निश्चित समय T के लिए दिया था और रेट 10%, रेट कितना है 10%। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर अमाउंट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 400 रुपये, और फिर इसी मूलधन को आपने उसी T समय के लिए दिया, लेकिन रेट रखा है 4%। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट यानी मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 200 रुपये। वो कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास 200 रुपये। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप मूलधन ज्ञात करिए। ठीक है, समय यहाँ पर निश्चित नहीं है। अगर आप एक तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो आप, मैं एक बार डिटेल समझाता हूँ फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से अगर मैं मिश्र धन निकालना चाहूँ तो यहाँ पर जो मिश्र धन आएगा वो ये होगा 400 बराबर P प्लस P इंटू T प्लस 10 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यही P प्लस P इंटू T इंटू में 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास दो इक्वेशन है, मैं इन्हें और सॉल्व कर देता हूँ इसको आगे, इस वैल्यू को। ठीक है, तो 400 बराबर, अगर P कॉमन ले लें तो यहाँ से P आ जाएगा 1 या 100 आप कर लीजिए, 100 प्लस 10T कट कर लीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 10 प्लस PT, P कॉमन हो जाएगा तो T डिवाइड बाई 10। ठीक है, डिवाइड बाई 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 200, यहाँ से भी P कॉमन ले लेंगे तो P आ जाएगा, और फिर उसके बाद बचेगा क्या, आप इसको कट कर लेंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 25 से कम 25 प्लस T डिवाइड बाई 25। ठीक है यहाँ तक। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप डिवाइड करेंगे तो 400 बटे में कितना आ जाएगा 200 बराबर P 10 प्लस T डिवाइड बाई 10 और बटे P 25 प्लस T डिवाइड बाई 25। ठीक है, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको पूरा कंप्लीटली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 400 है तो आप इसको लिख सकते हैं 400 या 200, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा 2 बार चला जाएगा तो 2 बटे 1, 2 बटे 1, ये हो जाएगा 10 प्लस T इंटू में 25 बटे, क्योंकि इस चीज़ का मल्टीप्लाई 25 का ऊपर हो जाएगा और 10 का नीचे हो जाएगा, तो 10 25 प्लस T। अब आप इसका तिर्यक गुणा करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका जो आंसर बन रहा होगा वो बन जाएगा 10 दूनी 20, या आप ऐसे भी कर सकते हैं
पचम 25 और 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 चौके 100 प्लस 2 दूनी 4 रहेगा और 4t बराबर, ये 5 होगा तो 5 धाम 50 प्लस 5t। तो एक जब t की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 ईयर। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50 वर्ष आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई 50 ईयर। अब आपको निकालना क्या था, p निकालना था। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन में आप सिंपल से रख सकते थे। जब आप यहाँ पर t की वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस इक्वेशन में रख सकते हैं t की वैल्यू। तो 400 बराबर p निकालना था तो p तो कॉमन है और ये t बचा रह जाएगा तो 1 प्लस t की वैल्यू कितनी है 50 और डिवाइड बाई नीचे कितना रहेगा 100। ठीक है यहाँ तक, सॉरी 10 क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 बचे 50, 5 1 6, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400/6 और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/3। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर। चलिए दूसरा तरीका क्या है मैं उसको समझता हूं। आपने सवाल में पहले क्या किया, आपने पहले p को समझा कि p बराबर कैसे निकलेगा, इसका ये मिश्र धन था p RT/100। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी p था t 4%, ये 200। आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसमें इससे भाग कर दिया है। तो 400/200 इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए आप यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो समझते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि 10% की दर से जब था तो इसका जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है 400, और जब 4% का अमाउंट था तो ये कितना था 200 रुपये था। यहाँ पर P दोनों जगहों पर क्या था सेम था, T और P क्या थे दोनों जगहों पर सेम थे। अब अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट बराबर क्या होगा P प्लस SI। क्या होगा P प्लस SI। ठीक है, यहाँ तक मुझे ये पता है कि P तो दोनों जगहों पर अगर सेम होगा तो ये SI किस पे डिपेंड करेगा, ये SI डिपेंड करेगा T और P पर। या आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, रेट पर डिपेंड करेगा। 10% ये और 4% दूसरा वाला। अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि इनका जो एक स्पेसिफिक टाइम है, आप विकल्प से भी इसे कर सकते थे, 200/3 है 200 है, इस टाइप से जो विकल्प दे रखे हैं आप इनसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बाकी आप कैसे कर सकते थे, अगर मैं यहाँ से मिश्र धन निकालना चाहूँ, इसका मिश्र धन, तो इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा 110%। इसका अगर मिश्र धन निकालना चाहूँ तो इनका जो मिश्र धन आ जाएगा वो मिश्र धन आ जाएगा 104%। और अगर ये 110% की वैल्यू अगर 400 मानते हैं तो 104% की वैल्यू 200। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6% की वैल्यू 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये हो जाएगी। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते थे, कितनी आ जाएगी 100/3, क्योंकि 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 100 बार और 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी, कितने परसेंट की 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ठीक है,
और बटे में 3। अब इस सवाल को लेकर आते हैं। ये आपका P कितना दिखता है, क्लियर है? P बराबर में 10,000 बटे 3। अब हमारे पास जो विकल्प है हम उन विकल्प को जरा ध्यान से समझते हैं। ये कितना दे रखा है, 200 बटे 3 एक विकल्प है, एक विकल्प है 150, एक विकल्प है 180 और दूसरा विकल्प है 222 बटे 3। 222 बटे 3। तो एक चीज आप जरा ध्यान से समझना कि बटे 3 अगर विकल्प में आ रहा है तो ये दो विकल्प तो आपके नहीं सही होने वाले, क्योंकि P की वैल्यू जो आएगी वो यही आने वाली है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू में क्या है, ये SI है, इसमें एक रेट होगा और एक क्या होगा, आपका दर होगा। तो अगर मैं ये देखूं कि ये 10,000 की वैल्यू 200 से डिविजिबल होगी या 222 से डिविजिबल होगी, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू 200 से डिविजिबल हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू किससे, इससे डिवाइड होगी या इससे डिवाइड होगी? तो ये जो पूरी वैल्यू है वो इससे डिवाइड नहीं होगी, इससे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 222 है, 222 से ये कटेगा नहीं, 11 111 बच जाएगा, तो नहीं कट पाएगा। तो उस हिसाब से आंसर आपका क्या बन जाएगा, 200 बटे 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप शॉर्ट टर्म में इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अभी आपने मेथड देखा, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। ठीक है, इसे आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से गेस किया जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल मेथड आपने एक बार देख लिया है, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक दो बार वीडियो को और देखिएगा। दूसरा तरीका जो था वो ऑप्शन को चेक करने का है कि आप ऑप्शन से चेक करके इस सवाल का आंसर कैसे दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 सवाल है, एक व्यक्ति 2800 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 10.5% दर पर तथा दूसरे भाग को 7.5% दर पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 774 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो 10.5% पर दी गई धनराशि क्या होगी? ठीक है, चलिए सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति को 2800 रुपए उधार दिया गया, 2800 रुपए को दो भागों में बांटा गया, एक भाग को 10.5% पर और दूसरे भाग को 7.5% पर उधार दिया गया, 7.5% पर उधार दिया गया। और 3 वर्ष बाद 774 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 3 वर्ष बाद 774 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपको निकालना है कि इस पे कितना धन दिया गया था। तो आप यहां से 1 वर्ष बाद निकाल सकते थे। तो 1 वर्ष बाद अगर निकाला जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 और 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 25 तियां 75 और 2, ठीक है, 258 रुपये। अब आपको ये चीज समझनी है कि अगर 258 रुपये 1 साल में ब्याज प्राप्त होता है, 258 रुपये, तो इसको लगाने के 2 तरीके थे। मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। एक तो मिनिमम सेटिस्फैक्शन मेथड से लगा सकते हैं और दूसरा हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं, सॉरी एलिगेशन से। तो पहले हम मिनिमम सेटिस्फैक्शन का देख लेते हैं। अगर ये 10.5% है और ये 7.5% है, अगर मैं पहली वाली धनराशि, ये जो P1 है और ये जो P2 है, P2 तो 7.5 पर लगी हुई है, अगर ये जो P1 वाली धनराशि है इसको भी 7.5 प्लस 7.5% तो है ही, प्लस 3%, यानी 7.5 और प्लस
3%, तो 10.5% हो जाएगा। अगर मैं ये समझूं कि अगर ये 7.5% पर है तो इसे भी 7.5% पर ही रहने देते हैं। अगर दोनों धन 7.5% पे होते हैं तो 2800 का 7.5% निकाल लिया जाता। तो इस हिसाब से इनकी जो वैल्यू आती वो हो जाती, मल्टीप्लाई कर देते, इसको आप 14 कर दीजिएगा और इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28, 2 का मल्टीप्लाई 7.5 दूनी 15। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 चौके 60 के 0 6, 15 कम 15 और 15 6 210। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 210 रुपये, जबकि 1 साल का ब्याज कितना था, 258। तो आप शेष निकाल देंगे, तो शेष जब आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे 258 में 210, तो कितना बच गया, 48 रुपये। और ये 48 रुपये क्यों बचा रह गया, क्योंकि ये जो 3% है इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाया। तो 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48, तो 1% की वैल्यू 16। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये। यानी ये जो P है वो कितना है, 1600 रुपये। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आप एलिगेशन मेथड से समझते हैं इसे, तो एलिगेशन मेथड से कैसे लग पाएगा वो देख लेते हैं। एक तो 10.5% पर है ही, और दूसरा कितना है, 7.5% पर। अगर मैं ये देखूं कि 258 रुपया 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का टोटल रेट हम निकाल दें, यहाँ से क्या निकाल देते हैं, रेट। तो आप 258 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है कितने पर, 2800 पर। तो इसका रेट निकालेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे, 7 से कट करेंगे, 7 चौक 28 और ये 7 त्रिक 21 और 4 48 नहीं कट होगा, तो 28 2 से कट कर लेते हैं पहले, ये 14 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, सॉरी 14 दूनी 28 और 2 से कट करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 छंग 18। ठीक है, कहीं गलत हो गया, 2800 और 258 रेट निकालना था 1 साल का। ठीक है, 2 से कट कर दिया, 14 दूनी 28, 2 से 12 दूनी 24, 1 18, 2 9 18, ये गलती है, 2 9 18। ठीक है, 129 डिवाइड बाई 40, तो ये हो जाएगा 129 डिवाइड बाई 14%। ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे और इनका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये एक रेशियो बनेगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा, क्योंकि 129 बटे में 14% और ये 10.5 और ये 7%, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से ये मेथड आपका बिल्कुल बेस्ट है, आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर ये वैल्यू थोड़ी सी सिंपल रही होती तो ये मेथड भी आपका बहुत सही था एलिगेशन से, आप इसे भी सॉल्व कर सकते थे, या तो आप इसे कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। अगला प्रश्न है 73 नंबर। सवाल दिया गया है कि मंजू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बैंक में जमा किया, 4 वर्ष के पश्चात मिलने वाला ब्याज तब 56 रुपये अधिक मिलता जब की दर 2% अधिक होती,
तो कमाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल ये बोला गया है कि मंजू ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा है कि जो 4 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर देती, 4 वर्ष के लिए। अब कहना ये है कि यदि वह रेट को 2% बढ़ा देती, यानी जो रेट है उसे क्या करती, 2% बढ़ा देती, तो जो ब्याज है वह 56 रुपये अधिक मिलता। ये सारी कंडीशन होती तो जो ब्याज है वो कितने रुपए अधिक मिलता, 56 रुपये अधिक मिलता। ठीक है, किसी मूलधन में P पर। तो अगर उसका P निश्चित है, 4 वर्ष के लिए है, बस उसने रेट को क्या किया है, 2% बढ़ा दिया है, तो ब्याज भी कितना बढ़ गया है, 56 रुपये बढ़ गया है। ये 2% वह कितने साल तक बढ़ाएगी, 4 साल तक, तो 2 चौके 8, यानी उसने टोटल 8% अगर बढ़ा दिया होता तो उसका ब्याज कितना बढ़ जाता, 56 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सत्ते 56, 7 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, 700 रुपये। ठीक है, तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि एक आदमी अपनी संपूर्ण आय का 40% भाग 5% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 1/4 भाग 4% वार्षिक दर पर तथा बची राशि का 10% भाग उधार दे देता है। बची राशि 10% दर पर उधार दे देता है। यदि 2 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 74.20 रुपये मिले तो संपूर्ण आय बताइए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे कर पाएंगे, मान लेते हैं कि उसका जो टोटल आय है वो मान लेते हैं 100 यूनिट है। उसकी जो टोटल आय है वो कितनी है, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में उसने 3 पार्ट कर रखा है। 100 यूनिट में 3 पार्ट। पहला पार्ट है अपनी आय का 40%, अपनी आय का 40%। ठीक है, अगर उसकी आय का 40% होगा, यानी ये कितना होगा, 40 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। तो अपनी आय का कितना, 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं शेष। तो ये जो शेष आय होगी उसकी, वो कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट। ठीक है, इस बात को समझ में आ रही होगी कि अगर उसकी टोटल इनकम, ये हमने क्या मान रखी है, उसकी इनकम मान रखी है, ये उसकी इनकम है। अगर उसकी इनकम 100 यूनिट थी तो 100 का 40% यानी 40 यूनिट, फिर जो शेष बचा वो कितना बचा है, 60 यूनिट। अब आपसे बोलता है कि शेष राशि का 3/4 भाग 4% दर पर, तो शेष राशि का 3/4, तो इसका जो है 3/4, इसका 3/4 यानी कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। ठीक है, और फिर कितना बच जाएगा, तो 3/4 हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 15 यूनिट। यानी उसकी जो आय थी वो 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से बट गई है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है कि 100 यूनिट थी तो पहले 40%, तो 40 यूनिट, फिर बचा कितना, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट में भी 3/4 और फिर 15 यूनिट। अब इस चीज़ को एक जगह लिख लेते हैं, यानी 40 यूनिट, फिर 45 यूनिट और फिर 15 यूनिट। ठीक, इतने के बाद दे रखा है कि 40% भाग को 5% की दर पर, इसको 5% की रेट पर, और जो 3/4 वाला था उसे 4% की रेट पर, इसे 4% की रेट पर, और उसके बाद जो राशि बच गई उसे 10% की दर पर उधार देता है। अब सवाल में फिर बोलता है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद जो ब्याज है वो दे रखा है 74.20,
2 वर्ष के बाद ब्याज कितना है 74.20। आप यहां पर निकाल देना 1 वर्ष बाद ब्याज, तो 1 वर्ष बाद ब्याज करेंगे तो 37.10। ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा 1 साल के बाद। ठीक, जस्ट इसका क्या हो जाएगा आधा, तो 2 3 6 2 7 14 हो गया इतना। अब आप यहां से जब ब्याज काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, आप यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 200%, 5 चौके 20 प्लस यहाँ पर जब बात करेंगे तो 45 दूनी 90 180%, और यहाँ पर जब ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 150%। ये टोटल परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 इतने रुपए। अब आप इसे टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 5 13 की 3 हासिल लगे 1 और 2 2 4 1 5 53। 530% की वैल्यू कितनी दे रखा है सवाल में 37 ठीक है 530। अब आप यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट कैसे आएगा वो समझना, 37.10 और ये जो बटे 100 होगा वो उधर होके गुणा होगा और नीचे कितना आ जाएगा 530। ठीक, ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बस इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन रह गया है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 530, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, 7 बार ये टोटल वैल्यू कट जाएगी, 7 बार जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई 7, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 700 रुपये, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सवाल में क्या कैलकुलेशन था, सवाल में ये थोड़ा सा पार्ट था कि आपको ये इतने परसेंट फिर इतने परसेंट फिर इतने परसेंट से कैलकुलेशन आपको करना था। उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको परसेंटेज का 40 यूनिट 45 यूनिट और 15 यूनिट निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे यहीं पर 40% फिर जो बचता है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं रेट जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज सभी वर्ष में बराबर होते हैं, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि इसका जो 40% होगा वो तो 5% पर लगेगा ही, और बाकी का जो शेष होगा, ये जो शेष 60 है, शेष में जो 60 है उसमें तो 4% से 10% ये है, 4% ये है, तो इसमें भी तो 4% होगा, बाकी बचेगा कितना 6% ही बचेगा। तो इसका टोटल आप 4% निकाल देते हैं, फिर बाकी का जो बचता है यानी ये जो 15% यानी जो 15 यूनिट बचा है, 2 3/4 निकालने के बाद जो 1/4 बचता, जो 1/4 बचता उस पर कितना लगता सीधे 6%, और उसके बाद फिर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती। तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको न करना पड़ता। ठीक है, तो जो बच्चे परसेंटेज समझे होंगे वो इस बात को पकड़ पा रहे होंगे, अदरवाइज आपके पास ये कैलकुलेशन है, आप इस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी तक आपने जो सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व किया है, जो प्रश्न हम लेके चल रहे हैं वो टाइप फर्स्ट है। इसमें हम लगभग 70-72 क्वेश्चन कर चुके हैं और 74 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये जो भी टाइप है आप देख रहे होंगे, अभी तक हम सिर्फ मूलधन निकाल पा रहे हैं। तो इसको जो टाइप बांटा गया है तो पहले मूलधन निकालना सीख लें। जितने टाइप से मूलधन प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल जितने टाइप से पूछा जाता है वो सारे टाइप हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो और भी क्लास होंगी, जो और टाइप बनेंगे उसमें हम लोग लेके आएंगे रेट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम बारी बारी से देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि 1440 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, एवं तीसरे भाग को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिससे ब्याज की राशि बराबर हो तो सबसे अधिक और सबसे कम धनराशि का अंतर बताना है। तो 1440 रुपये है, इनको 3 भागों में बांटा गया, एक P1, एक P2 और एक P3। जो पहली धनराशि दे रखी थी वो दे रखी है पहले भाग को 2% 3 वर्ष, 2% 3 वर्ष के लिए। जो दूसरी धनराशि है उसे 3% 4 वर्ष के लिए, 3%
4 वर्ष के लिए, और फिर तीसरी धनराशि 4% 5 वर्ष के लिए, 4% 5 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 3% 4 वर्ष के लिए। अब सभी के ब्याज बराबर हैं, तो इनमें क्या दे रखा है कि इनका जो ब्याज है वह क्या है, समान है। इनका भी ब्याज, इनका भी ब्याज, इनका भी ब्याज बराबर होगा। तो सीधे यहाँ पर अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ये ब्याज कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6%, ये ब्याज आ जाएगा 4 तिहाई 12%, ये ब्याज आएगा 20%, ठीक है। P1 बराबर P2 बराबर P3, तो P1 का 6%, P2 का 12%, P3 का कितना 20%। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 दहम्मा 10। अगर आपको P1 की वैल्यू निकालनी होगी, P1 रेशियो P2 और रेशियो P3, अगर P1 निकालना होगा तो 10 छंग 60, ये रेशियो मैंने समझा रखा कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का गुणा करना होगा। अगर P2 निकालना होगा तो 10 तिहाई 30, और अगर P3 निकालना होगा तो 6 त्रिक 18। क्लियर है यहाँ तक? अब आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप कट कर सकते हैं, 30 बार जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 15 और ये 2 से कट जाएगा 9। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 9 5 14 की 4, हासिल लगे 1, 3 1 4 1 5, यानी 54 यूनिट। 54 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1440। 54 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 1440। 2 से इसे कट कर लेंगे, 30 बार जाएगा, 15 बार, 2 9 18, 9 5 14 की 4, 1 लगेगा, 3 1 4 1 5। 54 यूनिट की वैल्यू 1440। आपको निकालना है सबसे अधिक और सबसे कम धनराशि में जो अंतर है, तो इनका जो अंतर है वो कितने का है, 30 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 यूनिट का। कितने यूनिट का, 21 यूनिट का। 54 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आपको 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 54 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 21 यूनिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा, विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया करिए कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अगला क्वेश्चन है 76। किसी धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर मिश्र धन की राशि समान प्राप्त होती है, तो उस धनराशि के तीनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है कि कोई धनराशि है, 3 अलग अलग धनराशियां हैं। एक मान लेते हैं कि P1 धनराशि, एक P2 धनराशि, एक P3 धनराशि है। तो 2 4 और 5, तो 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए है 10%, 10%, 10%। अब इनके क्या है, इनका मिश्रधन समान है। मिश्रधन क्या है, इनका समान है, यानी इनका जो मिश्रधन होगा, इनका जो मिश्रधन होगा, इनका जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 दूनी 20 यानी 120% P1 का बराबर 10 चौक 40 यानी 140% P2 का बराबर 10 पचे 50 यानी 150% P3 का, ठीक है। यानी P1 का 120%, P2 का 140% और 10 पचे 50 यानी 150% P3 का। अब आपको ये 0 0 0 कट जाएंगे वैल्यू, ठीक है। अब आपको अगर P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 निकालना होगा तो P1 के लिए इनका गुणा होगा यानी 14 गुणे 15, P2 के लिए 12 गुणे 15 होगा यानी 12 गुणे 15, P3 के लिए 14 गुणे 12 का होगा, 14 गुणे 12 का। अब जो वैल्यू कटती हैं, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, ठीक है। बाकी और कोई भी वैल्यू कटती नजर, अच्छा 3 से भी कट जाएगी, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा 7 पचे 35, रेशियो 6 पंचे 30, रेशियो 7 चौक 28। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 35 30 28, ठीक है। नोट कर लीजिएगा।
चलिए, ये जो अभी तक का सेशन था वो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 था, जिनमें हम सिर्फ मूलधन निकालना सीख पाए, जिनमें अभी तक हमने 76 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आप और भी क्वेश्चन, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, आप उन बुकों से क्वेश्चन लगाइए। जो भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन निकालने से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको ऐसा मिलता है जो डाउट है, तो आप उसे जरूर भेजिएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, उससे हम सॉल्व करेंगे और आपको उसका एक वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उनमें हम साधारण ब्याज पर दर और समय निकालना सीखेंगे कि कितने प्रकार से दर और समय को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।